ये देश है हमारा में आपका स्वागत है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि संसद में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 400 पार जनता ने नहीं कराया, 240 पर रोक दिया, तो वो पिछले दरवाजे से 400 पार करना चाहते हैं। इतने सारे सांसद लेके करना क्या चाहते हैं बता दीजिए भाई। हमजा ने कभी नहीं बताया था धुरंधर 2 में क्या हुआ था। ये फोटोज देखिएगा, महिला या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं देखिएगा देखिएगा। मैं यहीं बैठता हूँ सिर्फ। मानसून का सरकार ड्रामा, महिलाओं पर जवाब दीजिए ना। संसद नहीं चलेगी। टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद चलाने में। क्या करता है विपक्ष? संसद नहीं चलने देता है। तुम्हारे बाप का पैसा खर्च हो रहा है। देखिए अब आप अपनी बात नहीं बोल पाएगा। भंडारी ये धमकीबाजी मत दीजिए कि कोई नहीं बोल पाएगा। मेरे होते सब बोल पाएंगे, ये भी बोल पाएंगे। तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का आज का स्पेशल ब्रॉडकास्ट। तो ये देश है हमारा में आपका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। इस साल मॉनसून भले ही थोड़ा कमजोर दिख रहा हो, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सियासत में कोई कमी नहीं है। सत्र में कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल नहीं आएगा, इसे लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और या फिर सूत्रों के हवाले से थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस तो पहले ही संसदीय दल की बैठक कर यह ऐलान कर चुकी है कि अगर सरकार परिसीमन वाला महिला बिल लाएगी तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे। तो दूसरी तरफ 2/3 संख्या बल को लेकर जोरदार सियासत जारी है क्योंकि महिलाओं को 2029 के चुनाव में, यानी आप महिलाओं को 2029 के चुनाव में आरक्षण देने और परिसीमन के लिए मोदी लगता है अडिग हो गए हैं। इन दोनों के लिए ही एनडीए के 2/3 नंबर की जरूरत है। हालांकि पिछले सत्र के मुकाबले अब लोकसभा में एनडीए की ताकत काफी बढ़ चुकी है और राज्यसभा में सरकार के पास नंबर गेम के पास होना कोई बहुत बड़ी अब चुनौती नहीं है। यानी कुल मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी, एनडीए, जेडीयू सब एक साथ अगर हैं तो खेल बना हुआ है और दूसरी तरफ लोकसभा में थोड़ी बहुत कमी है जो उम्मीद है पवार की पावर से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन असली मुद्दा है क्या? मोदी सरकार पिछले सत्र वाला अधूरा मिशन इस बार क्या पूरा कर पाएगी? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट क्योंकि यह वाला मॉनसून सत्र प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आने वाले 2 महीने इस देश के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं और इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की सियासत के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं क्योंकि परिसीमन आने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और अगर परिसीमन आएगा तो महिलाओं को अपना अधिकार मिलेगा और कौन महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है और कौन उनके साथ है, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही टकराव की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और इसके बाद यह खुला ऐलान कर दिया गया कि परिसीमन बिल आया तो पार्टी इसका विरोध करेगी। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। आज इंडी गठबंधन की स्थिति तो यह है कि एक दल को दूसरे दल पे भरोसा नहीं है, दलों के अंदर एक सांसद को दूसरे सांसद पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली में एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों का दावा है कि सरकार मॉनसून सत्र में 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल सदन में लाएगी, जिसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को लेकर बिल, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर अमेंडमेंट बिल शामिल होंगे।
इसके साथ चुनावी मोड ऑन कर चुके अखिलेश यादव सितंबर महीने से अपनी रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यात्रा की शुरुआत हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से हो सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को लोग देखना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस का अंत जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने रथ से उतरेंगे उसी दिन आह्वान हो जाएगा। शुरुआत जहां से भी होगी, अंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तय है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार पिछले सत्र में अटका परिसीमन बिल मॉनसून सत्र में फिर लाएगी, और अगर दोबारा बिल आया तो क्या सरकार इसे पास करवाने में सफल होगी? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं? प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। निगत अब्बास कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं, नेत्री हैं, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है। सीनियर लीडर लेफ्ट विवेक श्रीवास्तव, उनका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी के एमएलए, 3 टाइम एमएलए मेरे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार नेता हैं, उनका भी स्वागत है। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। अब रैपिड फायर राउंड का वक्त है। जोरदार तालियां रैपिड फायर राउंड के लिए। शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे करते हैं। इटावा के एक मौलाना का भगवान कृष्ण को नवाजी बताना हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, हाँ या नहीं? फिर से रिपीट करें। इटावा के एक मौलाना ने बोला भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे, क्या वो सही बात है या गलत बात? इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल बात है। संस्कृत भाषा भारत की भाषा है या विदेशी भाषा? उसके अंदर विदेशी तत्व भी हैं। अगर आप जर्मनी तक पहुंच जाएंगे विदेशी है। यस। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट है मोहम्मद जावेद, उन्होंने बोला संस्कृत विदेशी भाषा है। ओके ओके, संस्कृत विदेशी भाषा है। ओके, अब निगत अब्बास की बारी है। निगत अब्बास आपके मेंबर पार्लियामेंट ने बोला संस्कृत विदेशी भाषा है, सही या गलत? उनका व्यक्तिगत, आपकी राय क्या है? उनका व्यक्तिगत विचार होगा। मेरे हिसाब से तो हिंदी की भारत की भाषा है, तभी तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ आप ओके, मेरा अगला सवाल है, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ज्यादा बड़ा चेहरा है या अमरिंदर सिंह वड़िंग? मुझे लगता है इन सब बातों को हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये पार्टी डिसाइड करेगी ना। और ये तो लड़कियों रहे सड़क पे, लड़के रहे सब जनता डिसाइड करेगी। आपकी पार्टी सड़क पे लड़क रही है। ओके ओके ओके, चलिए एक बोनस सवाल निगत अब्बास आपके लिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस पंजाब में हो सकता है भविष्य में, हाँ या ना? वो भी पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर आप और हम डिसाइड करने लगे तो फिर तो आपकी ब्रेकिंग न्यूज रोज चलने लग जाएगी। ओके, अब कुलदीप की बारी है। कुलदीप, आपकी बारी है। कुलदीप कुमार, क्या केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार की छवि की जगह कट्टर हिंदू की पहचान बनाना चाहते हैं, जिस तरह से वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं? नहीं, हिंदू की पहचान बनाने की जरूरत, उसके लिए उसकी जरूरत क्या है? वो तो हिंदू है, उसमें कहने वाली बात क्या? कट्टर ईमानदार के साथ रैपिड फायर राउंड है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रैपिड फायर राउंड के अंदर, दीपके पहले आम आदमी पार्टी में थे, हाँ या ना? अभिजीत दीपके, वो तो आपने बताया ना कि उन्होंने बताया कि भाई वो पहले काम करते थे। बहुत सारे थे ना, हमारे साथ पार्टी में थोड़ी ना थे भाई। बहुत सारे लोग काम करते हैं। प्रशांत किशोर पहले बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, आपके लिए भी काम कर रहे थे उससे पहले। अभिजीत दीपके काम कर रहे थे। ऐसे लोग काम करते छोड़ते। सत्यप्रकाश मिश्रा, संस्कृत जो है वो विदेशी भाषा है बकौल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद। संस्कृत इंडो यूरोपियन सभी भाषाओं की जननी है। 22 भाषाएं संस्कृत से निकली है। जिनको मूर्ख लोगों को अब दिन में तारे दिख रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है, पिछले 2 कार्यकालों में के मुकाबले इस वक्त एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है जी। ओके, राजकुमार भाटी, संस्कृत आपको भी विदेशी भाषा लगती है जो मोहम्मद जावेद ने बोला, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? संस्कृत भारतीय भाषा है लेकिन जनभाषा नहीं है। जनभाषा नहीं, की भाषा उन्होंने बोला विदेशी भाषा है। नहीं, भारतीय भाषा है। भारतीय भाषा है। मेरा अगला सवाल, कांग्रेस के साथ अलायंस आपका होगा क्योंकि इमरान मसूद ने जो मैसेज दिया है वो बड़ा कड़क है? नहीं, हमारा अलायंस है। आपको सवाल पूछना तो पूछोगे टूटेगा तो नहीं। अलायंस तो है हमारा। आपने ही दे दिया, आपने ही बड़ा जवाब दे दिया। वैसे इमरान मसूद कांग्रेस का आत्मघाती दस्ता है, हाँ या ना?
देखिए, गठबंधन में इमरान मसूद और मेरे जैसे लोगों की ज्यादा भूमिका नहीं होती है, वो हमारे नेता तय करते हैं। इमरान मसूद तो कांग्रेस का सबसे नहीं, बड़ा वो चेहरा हमारे यूपी का, लेवल के नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे लेवल के नेता हैं, वो अखिलेश जी और नहीं, राहुल जी आपके तय लिए- आप- नहीं, नहीं, अखिलेश जी और राहुल जी तय करेंगे। ओके, चलिए मैं रुक करता हूं प्रदीप भंडारी का। प्रदीप भंडारी, आपका मौका है। बीजेपी का मिशन 2/3 के चक्कर में विपक्ष में तोड़फोड़ हो रही है, ये बात सच है या गलत है? हमें तो बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। क्या नहीं पता? सांसद आपके पास आ रहे हैं, आपको पता नहीं है? तो अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। मतलब इतना भी मतलब मत करिए। ओके, शरद पवार ज्यादा प्रैक्टिकल नेता है या फिर उद्धव ठाकरे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। शरद पवार। शरद राव पवार ज्यादा शरद प्रैक्टिकल पवार। है या उद्धव ठाकरे? शरद पवार। शरद पवार। और आगे एक बोनस सवाल, क्या शरद पवार एक प्रैक्टिकल फैसला ले भी सकते हैं? वो निर्धारित करेंगे। वो निर्धारित करेंगे। तो प्रदीप भंडारी की अंत की मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। और क्या प्रदीप भंडारी, सबकी तरफ से एक सवाल है, पूछ लूं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है संसद के सत्र में? आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विपक्ष से। विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है। क्या आपको लगता है अगर परिसीमन आएगा, महिला आरक्षण बिल आएगा निगत अब्बास, तो साथ देना मजबूरी हो जाएगी, या जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम परिसीमन के साथ हो ही नहीं सकते? मुझे समझ नहीं आता अमीश भाई कि हम क्यों बार बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजाक उड़ाते रहते हैं। माने देश के प्रधानमंत्री का सपना था ना ये तो कि महिलाओं को आरक्षण देना है, तो क्यों 2023 से जेब में रखकर बैठे हुए उसका पर्चा कि हाँ जी हम पर्ची में लिखेंगे कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाएंगे और उसको अपनी जो अपनी पजामे की जेब है उसमें छुपा लेंगे। हम तो कह रहे हैं, कल भी कहा था, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे विपक्ष ने कहा था, और देश की जनता इंतजार कर रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को 543 सीट्स में देने में आपको आपत्ति क्या? लेकिन क्या है ना, इस बार क्या है ना कि जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पा रही, और हर बार का हो गया। और इस बार तो मैं तो कहूंगी मानसून के सत्र में जनता को उम्मीद है कि इस बार शायद सरकार भाषण की जगह जनता को जवाब दे दे, शायद जनता को पता चल जाए कि वाकई सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि इस बार हम जवाब मांग रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि मॉनसून सत्र में इस बार शुरुआत जो होने वाली है वो सिर्फ परिसीमन की नहीं होने वाली। हो सकता है ये भी कह दें, और शायद मोदी जी खुद ही कह दें, कि रामदान के हीरे मोती और नकदी मैं तो चुराऊं घड़ी घड़ी, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं तो बातें बनाऊं बड़ी बड़ी। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं सुनिए, अगर आपको मॉनसून सत्र में चर्चा करनी है 33% आरक्षण दीजिए महिलाओं को 543 सीट में। लेकिन एक बताइए ना, विपक्ष की पार्टियां भी तो साथ दे रही है ना। आपके साथ ही डीएमक्यू होती थी, अब सुनने में आ रहा है वो वॉकआउट कर जाएगी। शरद राव पवार की पार्टी ने भी एक तरह से बड़ा संकेत दे दिया कि हम साथ आ सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है इस पूरे खेल में आप ही अकेले हैं जो कह रहे हैं कि हम उगते हुए सूरज को नहीं देखेंगे? सुनने में तो अमीश भाई ये भी आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगले 1 साल में इस्तीफा देने वाले। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये भी आ रहा है कि विदेश जाकर मेलेडी इतनी चॉकलेटी है क्यों चल रहा है। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, तो सुनने पे नहीं जाते। मैं सुनने में आपको तो पिछले 12-13 साल से यही सब कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरा पॉइंट अब सुनिए सुप्रिया सुले, महिला की बात करती नहीं महिला, एक सेकंड, सुप्रिया सुले भी तो महिला है। सुप्रिया सुले ने बोला कि हम सशर्त समर्थन देने को तैयार हैं, तो क्या बोलिएगा उसको? पूरे देश की महिलाएं कह रही हैं, सुप्रिया सुले भी तो कह रही है। ओके प्रदीप भंडारी, लेकिन मुझे मैं गलबैया कर रहे हैं, इमरती और जलेबियां बना रहे, उस पे आपत्ति है। महिलाओं के नाम पर राजनीति करना मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। वैसे कि महिलाओं की इज्जत उन्होंने करी नहीं, उन्होंने हाथ उठा के देख लीजिए। ओके प्रदीप भंडारी, करना क्या चाहते हैं आप लोग? 7 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में आ गए, 7 के करीब ही सांसद आ गए लगभग उद्धव ठाकरे के गुट के एनडीए के साथ, वो शिंदे साहब के साथ चले गए। क्या आपको लगता है शिवसेना में चले गए? करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? टीएमसी के 20-21 सांसद आ गए हैं, क्या करेंगे? देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि सुनी हुई बातों की बात नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज करने गए थे कोटा में, उसके बाद कहां गायब हो गए? जानते हैं आप? कोई नहीं जानता है। सच्चाई की बात यह है कि आज कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस के पंजाब के अंदर ही वॉरिंग लड़ रहे हैं चन्नी के साथ में। स्थिति कांग्रेस की ऐसी हो चुकी है कि वो जाके आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने की बात कर रही है। राजा वॉरिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि डीएमके के पीठ में छुरा कांग्रेस ने घोंप दिया है। तो आज सब लोग समझ चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ जाना मतलब बैंकॉक पटाया में वेकेशन करना, या तो जाके राजनीतिक बंटाधार करना। यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विषय पर आता हूं, ये इतने सारे सांसद लेके करना क्या चाहते हैं बता दो अमीश भाई।
हमजा ने कभी नहीं बताया था धुरंधर 2 में क्या हुआ था। उसी तरीके से जब ये तो होंगे, बता दो कि कांग्रेस का हमजा कौन है आपके पास। वो हम बताएंगे कि वो तो जैसे हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। पर 4 लाइनों से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं जी। सारे हारे मोहरे एक बिसात पर आए हैं, मोदी नाम से घबराकर सब हाथ मिलाए हैं। अरे हजारों की भीड़ बना लो जंतर मंतर पे, नतीजा वही होगा, फूके कारतूस कब रण में काम आए। ओके ओके, मैं कुलदीप कुमार का रुख करता हूं। एक सेकंड आप कुलदीप कुमार को तो मौका दीजिए। कुलदीप कुमार एक बात बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता, कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन सांसद तो आपके भी गए हैं। आपको क्या लगता है, आपका तो पार्लियामेंट्री एक अनुभव है, यानी लेजिस्लेशन का एक अनुभव है, समथिंग बिग इज गेटिंग प्लान्ड, क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश में? देखिए अमीश भाई, बड़ा और तो कांग्रेस पर आपकी राय? अमीश भाई, बड़ा तो 2024 में हो जाता। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 4 सीटें मिल जाती तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान खत्म हो जाता, देश से आरक्षण खत्म हो जाता। लेकिन 2024 में उन्हें 4 सीटें नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उनको 400 पूरी करनी है, क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है, और महिला आरक्षण देने की नियत प्रधानमंत्री जी की नहीं है। अगर उनकी होती तो 20 सितंबर 2023 को 454 वोट के साथ इस लोकसभा के अंदर यह बिल पास हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बिल को घुमाए जा रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है? अब उनकी एक ही मंशा है, वो चाहते कैसे भी आपकी विपक्षी पार्टियां भी तो साथ आ रही हैं, विपक्षी पार्टियां भी तो साथ आ रही हैं। अब कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया तो डीएमके ऐसा लग रहा है कि वॉकआउट करेगी इस पूरे घटनाक्रम में। अमीश भाई देखो, ये तो देखा जाएगा कौन साथ आया कौन नहीं आएगा, लेकिन जो ईडी और सीबीआई का डर है ना, बड़ा खतरनाक है। ये कहां से कहां आदमी को ले जाता है। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले क्या होता था, देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वोट का अधिकार दिया, वोट जनता देगी, उससे वोट चुनकर सरकार आएगी और सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा ना, आप वोट किसी को भी दो, मैं उसको खरीद लूंगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा और उसके बाद सरकार बना लूंगा। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? आपने बोला मोदी जी वोट को खरीद लेंगे और सरकार बना लेंगे। अच्छा ये बताइए, एक लॉजिकल बात बताइए, 2024 में तो मोदी की सरकार बनी ना, 200 क्यों नहीं बनी? कहां बनी? आप दिल्ली में आपकी बन गई, दिल्ली में आपकी बन गई, क्यों? जनता ने बनाया भाई, इसी जनता ने बनाया। कैसे आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे जनता की? 240 सीटें बीजेपी की आई, 296 सीटें एनडीए की आई, सरकार बीजेपी की बनी। सरकार इतनी बड़ी लोकप्रियता होने के बाद 400 को नारा देने के बाद आपने सवाल पूछा मोदी से? अरे कमाल है। एक बात बताइए, एक बच्चे ने अपना टारगेट रखा, मेरे को 400 नंबर मिलेंगे, उसको 300 मिले, उसको 300 नंबर मिले। एनडीए का टारगेट 400 नरेंद्र मोदी ने रखा था। मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। एनडीए का टारगेट 400 था और उनको 300 मिले, लेकिन कह रहे हैं कि उनके कैसे 300 आ गए। आपकी कितनी लोकसभा सीटें आई, जरा बताइए। किसकी? आपकी पार्टी भाई कितनी आई बताइए भाई, मैं बताइए। अरे सुनिए, बताइए कितनी आई। सुनिए, ये पता ही नहीं, जीरो। दिल्ली में जीरो आया, दिल्ली कह रहे जीरो, अब फिर कहेंगे जीरो, फिर कहेंगे निगम में जीरो, ये बताएंगे। 2 सीट से खड़े हुए हैं, घमंड मत करिए प्रदीप भाई, 2 सीटें, तीसरी बार इतिहास में। मैं फिर कह रहा हूं शाउटिंग मैच नहीं करना, मैंने 400 को नारा दिया था, मैं शाउटिंग मैच नहीं कर रहा, लेकिन इतिहास में पहली बार, तीसरी बार किसी की सरकार बनी, बहुत बड़ी बात थी। राजकुमार भाटी, देखिए मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है। हर सेशन ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मॉनसून सेशन इंपॉर्टेंट है। बंगाल के चुनावों के बाद ये पहला सेशन होगा और हमने देखा इसमें जबरदस्त पावर प्ले देखने को मिला है। कई सांसद टूट के बीजेपी के साथ या फिर एनडीए के साथ चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि समथिंग बिग इज कमिंग? व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहते हैं? शुरू में भी ये कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, और आपने 2 बातें कही कि एक तो परसीमन होना है और एक जो है महिला आरक्षण बिल लागू होना है। तो ये दोनों चीज़ें तो तय हैं। परसीमन 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने 84वां संशोधन करके संविधान में, और ये तय किया था कि 25 साल बाद परसीमन होगा, 2026 में परसीमन होना है, तो उसमें पहले से तय है, वो रूटीन में है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है संसद के दोनों सदनों से और सर्वसम्मति से हुआ, एक भी पार्टी विरोध में नहीं थी, सारे विपक्ष की पार्टियों ने भी उसके समर्थन में वोट दिया। उसे मोदी जी दबाए बैठे हैं, वो चाहते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कर देते। विपक्ष की कई पार्टियों ने मांग की थी कि इसे तुरंत लागू करिए, मोदी जी कह रहे थे हम इसे 2034 में जाके लागू करेंगे। अब उसे परसीमन बिल से जोड़ना यही बेईमानी को दर्शाता है। मोदी जी महिलाओं के आंचल की आड़ में छिपके अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों बिलों को एक साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार साहब की पार्टी क्यों साथ में समर्थन दे सकती है? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है?
नहीं, और वो ऐसा जो बयान क्यों आ रहा है? सुप्रिया सुले का एक बयान आया था, उसके बाद उनका संशोधन भी आया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा है कि अगर जो अमित शाह जी ने सदन के अंदर कहा था कि मैं आधे घंटे का समय दो, मैं 50% सीटें हर स्टेट में बढ़ाने का प्रस्ताव ले आता हूं, तो उन्होंने कहा कि उसे लिखित में लेकर आए, ड्राफ्ट में जब आएगा ऑलमोस्ट तो हम इस पर विचार मतलब जो अमित शाह कह चुके हैं कि मैं कर दूंगा, और वो नहीं, तो लेकिन क्या मौखिक कहने का तो कोई अर्थ नहीं होता। मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस और एसपी इस पूरे मामले पर अलग थलग पड़ जाएंगी? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके साथ ऐसी खबर आ रही है कि जेएमएम और राजद भी, यानी आरजेडी में से 4 में से 3 सांसद इसके साथ हैं, उधर जेएमएम भी साथ है, तो अप्रोक्सीमेटली बल्क में नंबर सपा का है और कांग्रेस का है। सिर्फ वही विरोध में दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ आपके साथ ऑब्वियसली ओवैसी तो होंगे ही, ओवैसी तो विरोधी हैं इस बात के। कुलदीप जी ने उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो कुलदीप जी ने बात कही वो मैं उसका समर्थन करता हूं कि मोदी जी का सपना था कि 400 पार जनता ने नहीं कराया, 240 पर रोक दिया, तो वो पिछले दरवाजे से 400 पार करना चाहते हैं, तिकड़म से, जोड़ तोड़ से, वो सांसदों को खरीद के, और जो खरीदने बिक नहीं रहे उन्हें डरा धमका के ईडी से, सीबीआई से डरा के पार्टी चेंज करा रहे हैं। रही समाजवादी पार्टी की बात, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ओके, अब मैं, और हम परसीमन के समर्थन में हैं, क्योंकि लोकसभा सीटें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, वो होना ही है, मतलब उसके अंदर छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल वो छोटी होनी चाहिए, और परिसीमन जो है लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है अमित जी, मोदी जी जनगणना से क्यों बचना चाहते हैं? जनगणना तो हो रही है, 2001 में संशोधन हुआ था, जनगणना तो हो रही है, जनगणना के बाद परसीमन होगा। ओके, एनडीए का अपने आप नंबर 400 नहीं हुआ तो आप बैकडोर से कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो नंबर आज भी दिखाई दे रहा है वो 319 ही दिखाई दे रहा है, एनडीए का नंबर, इतना सब कुछ करने के बाद भी। जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग इतना बड़ा? हम लोग देश बनाना चाह रहे हैं। वो कहे कि आंचल के धागे में छिपे हुए हैं मोदी जी, आंचल के धागे में संसदीय विधायी शक्ति देना चाहते हैं महिलाओं को। वो कह दिया कुछ की पढ़ी कुछ उन्होंने कविता पढ़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, ये जो कांग्रेस के भेजे में है, जो बात बात पे है नक चढ़ी, विदेश में उनके नेता रहते हैं पड़े पड़े, तो सड़ जाए ना कांग्रेस ऐसे खड़े खड़े, क्यों रहते हैं सदन में पड़े पड़े, हर मुद्दे पे अड़े अड़े, ऐसे 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 चलेगा देश? क्या करना चाहते हैं? बड़ी हुई सीटों में महिलाओं को बढ़ा हुआ सीट देना चाहते हैं। पाप है ये, इस देश में पाप हो जाएगा, उल्का पिंड गिर जाएगा धरती पर कि महिलाएं बड़ी हुई संख्या में सदन में दस्तक देंगी। क्यों रोकना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों दीवार बनना चाहती है इस देश की महिलाओं को सदन में जाने के लिए? 33 साल बैठी रही। क्या कांग्रेस ने इस देश में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया था? इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी पूछे। किसने इस देश में पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था? कांग्रेस को याद नहीं होगा, समाजवादियों ने लाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, मानते हैं कि सोनिया जी थी, एक सदन में उन्होंने लाया, राजनीति प्रसाद ने फाड़ फूड़ के बिल को तबाह कर दिया। कॉलर पकड़ा गया था, ममता बनर्जी ने, बहुत लंबा इतिहास में जाना नहीं चाहता। ये तरह तरह के तुम्हारे बहानों से ये महिलाओं की रास्ते क्यों रोकते हो भाई? समझिए एक बात, कांग्रेस इस देश में चाहती क्या? मैं बताता हूँ। ये बीच में बोला था ना मैंने कि बीच में नहीं बोलना है। मैं तुम्हारी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बस अपनी बारी में बोलिए। मेरा हक है, मैं बोलूंगा, आपके बारी में मैं बोलूंगा। आप अपनी बारी आपको जवाब आप अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। मुख्यमंत्री शांति शांति। एक और उदाहरण हुआ, छंगूर चढ़ेगा हाथी पर, कांग्रेस की छाती पर। उत्तर प्रदेश, नाम नहीं लूंगा मैं, कांग्रेस बिहार में डूबी, वोट चोरी का आरोप, बंगाल में सरपट निपट गई, वोट चोरी का आरोप। आम आदमी और कांग्रेस शायद सुना है, पंजाब में पीछे रास्ते से खालिस्तान मुर्दाबाद ये करेंगे, कांग्रेस स्वागत करी। कुछ दोस्ती चौंच में चौंच, पंजाब में एक साथ आ सकते हैं। ओके ओके, तो पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ आएंगे तो गेम बन जाएगी। और कांग्रेस और आपके साथ आने का इतिहास भी है। पहली सरकार केजरीवाल की कांग्रेस ने बनवाई, उसके बाद अभी 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल और कांग्रेस एक होकर आए, और अब पंजाब में एक होकर आएंगे बैकडोर से। ऐसा मानना है कई लोगों का, बैकडोर से एक साथ होंगे। ये बैकडोर में कॉकरोच खेल रहे हैं। बैकडोर में कॉकरोच इनके जेब में, एक कॉकरोच केजरीवाल के जेब में। नहीं, वो तो पूरा ढका चुका खेल एक्सपोज ही हो गया। उनका नाम होना चाहिए अरविंद केजरीवाल। भाटी जी की नेत्री है, देश की जानी मानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डिंपल यादव।
अब वो मंच पे पहुंची तो नारे लग रहे थे डिंपल कबाड़िया जिंदाबाद, डिंपल कबाड़िया जिंदाबाद। ये कॉकरोच जनता पार्टी है। ओके, देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है यहां पर, सब लोगों की एक रिपोर्ट कार्ड बनती होगी, हाफ ईयरली, फुल ईयरली। आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पहली सरकार आपकी कांग्रेस ने बनवाई ना, दूसरी बारी 2024 में आप एक साथ होकर आए, उसके बाद कांग्रेस के साथ आपका खूब अलायंस रहा, इंडिया अलायंस के भी आप पार्टनर रहे। अब आप पंजाब में जब आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पीछे साठगांठ कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो जवाब कैसे दीजिएगा ना? आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस के साथ रहने का। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं पूर्ण रूप से कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी मिस्टर भंडारी अपनी टर्न पे, भंडारी जी आपने ये क्या तरीका है? बोले फिर आप सुन लो, अभी दोनों को ना आप भंडारी जी दोनों नहीं बोल पाओगे, आप लोगों को क्या कर रहे हो? नहीं बोल पाएगा भंडारी एक भी प्लीज मैं डिबेट रोक दूं, नहीं बोल पाएगा बीजेपी का। आपकी बारी, समझ लो मेरी बात। एक सेकंड अपनी टर्न। ऐसे धमकीबाजी नहीं, ऐसे धमकीबाजी नहीं कि कोई नहीं बोल पाएगा मेरे होते, मेरे एक सेकंड मैं एक सेकंड ये धमकीबाजी मत दीजिए कि कोई नहीं बोल पाएगा मेरे होते सब बोल पाएंगे, ये भी बोल पाएंगे। और अब आप शांति प्रदीप अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। विवेक अभी तक आए नहीं है, पेशेंटली अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। ओके, मेरा आपसे कुलदीप जी निवेदन है, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखिए। मैंने गलत कहा कुछ? नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आपने सही बोला, उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए। पार्टी का पक्ष रख रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं आपको 50 सेकंड टाइम लिमिट फॉलो करिएगा। पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई अलायंस होने नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपने शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल के दम पर 100 सीटें जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, ये मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, एक और अलायंस की बात करी कांग्रेस से। अरे हमने कांग्रेस से अलायंस करा, चलो ठीक है, तुमने तो पीडीपी से अलायंस करा जो अफजल गुल को शहीद मानती थी, तुम लोगों ने उससे अलायंस किया। तुमने कहा नीतीश कुमार से कुंडी बंद कर दिया, अमित शाह ने नीतीश कुमार से अलायंस कर लिया। बाद में उद्धव ठाकरे क्या बोला? अलायंस कर लिया। हम नहीं बोलेंगे। एक बात बोलूं, आप जैसा दोस्त होना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने मैं बताता हूं, मतलब आपने एक सांस में कांग्रेस को पीडीपी के साथ कंपेयर कर डाला। नहीं, मैंने तो मतलब एक सांस पे कांग्रेस को पीडीपी के साथ कंपेयर। मैं तो कह रहा हूं, अच्छा ये बता दीजिए अंदर की बात तो कुछ। अरे कुलदीप भाई इतना गुस्सा मत होइए, मुस्कुराकर कुलदीप जी, मॉनसून सेशन में तो सब कुछ हो गई, मुस्कुरा के एक बात का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस के साथ कुछ? अरे ना, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के साथ कुछ होने वाला है क्या? कुछ है क्या? मतलब भाई मैंने क्या कहा, कुछ रिश्ता जुड़ने वाला है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी 100 सीटों के साथ दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपके चैनल जिम्मेदारी क्या बात कर रहे हैं? ये बात अमीश भाई में आज आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं। अब आप मत मानिए ना, आप कैसे मानेंगे? आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है। चन्नी और वारिंग लड़ रहे हैं आपस में। वो आपस में लड़े, सर फोड़े, मुझे उससे क्या लेने देना है? वो आपस लड़के मर जाए, मुझे क्या आपत्ति है? लड़के मर भी जाए, हाँ, मुझे क्या आपत्ति है? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस की। हाँ, तो मुझे क्या आपत्ति? आपको लगता है कांग्रेस जिंदा नहीं है क्या? अरे मुझे क्या आपत्ति है? पंजाब में तो नहीं है, तो देश में? अरे देश की बात देश में जब होगा तो देखेंगे। देश में तो है ही ना। अच्छी बात है। अरे आप लोग तो राहुल गांधी, अमीश भाई आप तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं, आप लोग तो क्या क्या बोल देते हैं। अमीश भाई मैं तो कहता हूं मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं। आप चलाओ चैनल पे, ठीक चल ही रहा है। मोदी ट्रम्प से प्रदीप भंडारी आपकी बारी है, देन निगत अब्बास। अमीश भाई इन्होंने बोला इनकी बात पे विश्वास रख लो। याद करिए अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कही थी कि कभी मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा और कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा। ये सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़कर कांग्रेस के सामने भीख मांगने चले गए कि लोकसभा में अलायंस कर दो। तो जो ये कहे उसका उल्टा होना तय है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, पीछे 100% कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। विवेक पर एक, आप अभी तक पहली बार आए हो, फिर मैं निगत आपकी बता रहा हूं, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके विवेक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता है अगर पंजाब में, तो आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंडिया अलायंस खुशी है, बहुत खुशी, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी की भी ग्रोथ हो, कांग्रेस और बढ़े। एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और 2029 का चुनाव अगर इंडिया अलायंस को जीतना है, कांग्रेस उसका स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये तो सुखी रंधावा और चन्नी और वारिंग में झगड़ा चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। ओके, अब आइए, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बात हो गई, चर्चा हो रही है, कांग्रेस की चर्चा बहुत बारी होगी। अपनी टर्न पे बोलिए सर। 300 पार आ गया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया, आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा,
और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। महिला या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं देखिएगा महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मानसून का सत्र आ रहा है। नहीं, आप अपनी सीट पे मैं यहीं बैठता हूँ फिर। मानसून का सत्र आ रहा है, ड्रामा करने में माहिर है ना एनडीए वाले। नहीं, आप उनकी जगह। नौटंकी क्या है? मैं अपना कोई टेक्स्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, इनके सवाल का जवाब देता विधिवत। ये नौटंकी चलेगा, ये नौटंकी चलेगा। और चिता, मैं बता दूं, तमिलनाडु में परमाणु बिजली घर बनना था, 2 महीने लोग समुद्र में लेटे रहे, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कान पर जू नहीं रहेगा, मर गए लोग। परमाणु संयंत्र बिजली बस्तर में सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, बस्तर में लोग मारे जाते रहे, आप भी क्यों नहीं ना अननेसेसरी ये बताएंगे। अच्छा, अब अपनी जगह चलिए। नहीं, वो नहीं करेंगे आगे, आप बोलिए ना। बहस करना ये क्या है कि यहाँ आ गए आप मंच पर? बहुत हीटेड डिस्कशन हो गया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। निगत आवाज अब अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर, फिर पब्लिक बोलेगी। जोरदार ताली पब्लिक के लिए। 40 सेकंड। ओके, निगत आवाज। 30 सेकंड में 40 सेकंड मैंने मध्य प्रदेश की महिलाओं के पंजाब में क्या होने वाला है बता तो दीजिए ना। मानसून सेशन शुरू होने वाला है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? मानसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना। नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। एसआईआर, यूएन ने चिंता जताई है कि भारत में जो एसआईआर हो रहा है उससे माइनॉरिटीज के संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है कि जो भारत में एसआईआर हो रहा है उसमें लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा लोकतंत्र है जो देश के अभी आप हर चीज की चिंता कर रही हैं। आप हर चीज की चिंता कर रही है। पंजाब में आपका एक गुट दूसरे गुट को निपटा रहा है, वो कह रहा है ये केजरीवाल की तरफ से खेल रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल, मेरा क्वेश्चन पूरा सवाल। हम सब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हम उसके आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी से, उसके कामों पे करते हैं। तो बार बार ये सुनने को आता है कि ये सांसद दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो मैं एज अ यंग वोटर ये नहीं कह सकता कि मेरे वोट का मिसयूज हो रहा है। ओके, कह सकते हो मिसयूज हो रहा है। ओके, सवाल किसका और हाँ बोल, क्या सवाल है? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बिल पास करवाते हैं रोड बनवाने के लिए, तो वो बिल तो पूरे पैसों से होता है, पूरा पैसा जाता है वहाँ का, तो बट क्यों जाता है? वो रोड क्यों ढंग से नहीं बन पाता है? वो ज़्यादा टिक क्यों नहीं पाता है रोड? कहाँ की रोड है? कहाँ, कौन सी वाली रोड है? मैं ये तुम्हारे ग्रेटर नोएडा के रोड की बात कर रहा हूँ। नोएडा के, अब पता नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी और गवर्नमेंट में है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जब वो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो प्योर तेल मिलता था, आज जो तेल है 167 रुपये लीटर है, और जब सरकार ही मिलावट करके तेल दे रही है पब्लिक को, तो पहले तो पकड़े जाते हैं, तो लोग मिलावट करने, सरकार क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्या देश के किसान का फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं होना चाहिए, जिससे देश के किसान को, गन्ने के, मेज के, राइस के किसान को 1,90,000 करोड़ का मुनाफा हो? ये सच है, जिससे देश के भारत का तेल इंपोर्ट कम हो। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने चालू करी है। ये सच्चाई है, हर तरफ से झूठ चला जा रहा है। और मेरी बात सुनिए, सबका नहीं, चलिए मेरी बात पर मत विश्वास करिए, अब इनकी स्थिति सुनिए क्या होती है। आपकी बात पे भी विश्वास है, आप भी एक पार्टी के नेता हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहा? इनको एक्सपोज कर, अमीश भाई खबर पहुंच गई, जनता को लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर ये बीच में उचकेंगे पॉपकॉर्न जैसे। कॉकरोच और पॉपकॉर्न ही आज इनके आइडल हो चुके हैं। कोई छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का है, कोई बड़ा रिचार्ज कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों बोला आपने? कोई छोटा रिचार्ज, कोई? अरे ये छोटा रिचार्ज कांग्रेस इनका है भाई। अब कांग्रेस के लाइफ का काम नहीं हो रहा, ये चल रहा है इनका भाई, ये रहा इनका छोटा रिचार्ज। वैसे एक बात माननी पड़े, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, एक ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। वहां पर आप सोचिए, वहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? मैं कुणाल कामरा को यहां से कहना चाहता हूं, मां जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी मां है वो, और तुमने मां का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति। हम कहते हैं जानकी मां और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। अब सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, पीटा जाएगा सरेआम। ऐसे लोगों को
जरूर पीटना चाहिए। ऐसे नहीं, लोग मुझे लगता है ये खाने लायक है। ओके, राजकुमार भाटी। मैंने कुणाल कामरा ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, किस भाव में उन्होंने बोला, लेकिन मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे देवताओं के लिए, भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, सुमित्रा नंदन कह देना, सुमित्रा नंदन भी कह देते हैं, यशोदा नंदन भी कह देते हैं। सही है कहना? ये आम बात है, साहित्य में खूब लिखा हुआ, जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईष्ट पर होता है कि ये सारे ये जिसे कहते हैं आइडिया है, ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं है, हमें तो पता है नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक तुलना का सवाल है, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में जब जब भी कोई आंदोलन हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा। कांग्रेस के राज में जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल भी भेजे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी, मतलब क्या कहेंगे, संवेदनहीन सरकार है जो किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ओके, कितना ही बड़ा घोटाला हो ओके प्रदीप, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अमीश भाई, एक सेकंड शांति रखिए ना, बीजेपी जवाब दे रही है। मैं भारतीय हिंदू पहले हूं, बाकी कुछ और। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में बर्दाश्त है। इस आदमी से हम हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसने हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया। ये हमारे प्रभु श्री राम का और माता सीता का अपमान करेगा, माफी मांगनी चाहिए इनको। ये रहा इनका वीडियो। इन्होंने कहा था हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया था कि नहीं किया था? क्या इन्होंने किया था? आपसे जवाब देने का उनका बयान है, उनका कहना है कि कंटेंट दूसरा कहीं नहीं लिखा है सीता का पति, सीता पति कहा जाता है। ये गलत बात है कहना। और ये इस तरीके की जो बात सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स भी, देखिए भाटी जी बहुत वरिष्ठ हैं, धर्म भी बात करते हैं, उम्र से, एक्सपीरियंस से, पढ़ाई लिखाई से। आप धर्म में विश्वास नहीं करते, आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं, ये नहीं चलेगा। हम सबसे अमीश जी मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं नंबर गेम की तरफ आता हूं। लोकसभा में 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है? मौजूदा संख्या 540 है, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। संविधान संशोधन के लिए जरूरी है 2/3 बहुमत, 360 सीटें लगभग होती हैं। एनडीए के पास 293 है। टीएमसी के जो बागी हैं, जो कि एक अलग पार्टी बन गई है, वो 20 हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो बागी हैं वो 6 हैं। कुल मिलाकर ये 319 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 319 सांसद होते हैं। लेकिन अगर डीएमके वॉकआउट कर जाता है तो सदन में संख्या 518 हो जाती है, यानी हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है। और एनडीए प्लस जो बागी सांसद है टीएमसी और उबाटा के, वो 319 ही रहते हैं। अगर शरद गुट, जो कि लग रहा है साथ देगा, तो बीजेपी का नंबर, एनडीए का नंबर 327 हो जाता है। और ऐसे में 2/3 बहुमत की, क्योंकि हाउस की संख्या नीचे आती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर डीएमके वॉकआउट करता है तो हाउस का नंबर नीचे आता है, तो 346 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तब 2/3 बहुमत से 19 सांसद की जरूरत होती है 2/3 बहुमत के लिए। लेकिन वो 19 सांसद कहां से निकल के आएंगे? वो 19 सांसद आरजेडी एक बड़ा धड़ा हो सकता है जहां से निकल के आए। दूसरा बड़ा धड़ा हो सकता है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी वॉकआउट करे, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या फिर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट हो जाए। वो समाजवादी पार्टी एक बड़ा गुट है, कांग्रेस एक बड़ा गुट है, वहां से कोई सांसद एब्सेंट होगा, ये बड़ी बात होगी। और राज्यसभा के अंदर नंबर गेम में बीजेपी बहुत आगे है। वहां पर 149 सांसद हैं एनडीए के, 160 की जरूरत है। वहां पे नंबर इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर डीएमके के सांसद वहां से भी वॉकआउट कर दें तो फिर बहुमत के लिए 155 चाहिए। सिर्फ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि एनडीए के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं होने वाला है। लेकिन यह बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए अगर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए परिसीमन कराना जरूरी होता है। मेरा बेसिक सवाल प्रदीप भंडारी आपसे, आप बहुत चिल्ला के बोलते हैं, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। मेरा बेसिक सवाल आपसे यही है कि ये नंबर आप कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए अपना 2/3 बहुमत के लिए, और राज्यसभा में तो 6 का चाहिए, लेकिन लोकसभा में नंबर कैसे आएगा अगर पास करवाना चाहते हैं आप? अमीश भाई, मैं चिल्ला के इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब झूठ चिल्ला के बोला जाता है तो सत्य को भी चिल्ला के बोलना चाहिए, गीता में लिखा है। मैं आपसे बात करता हूं, आप ऐतिहासिक रूप से उठा के देख लीजिए,
जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल ये सरकार लेकर आई है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भी हमारी सरकार ने लेके आए, ऐतिहासिक बिल हम लेकर आए, पर बड़ी बात यह है आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि कितने सारे सांसद इस वक्त राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक बात बताइए, राष्ट्र निर्माण में सब आप ही के साथ ही जुड़ रहे हैं, कोई विपक्ष के साथ भी जुड़ जाए? मैं बताता हूं, ईडी और सीबीआई के साथ है, क्योंकि जब डीएमके जुड़ती है कांग्रेस के साथ, उसके पीठ में छुरा घोंपने का पता चलता है। जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है, समाजवादी पार्टी को कहना पड़ता है कांग्रेस एक चालू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कहती है हमसे भीख मांग रही है अलायंस के लिए, हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में अलायंस नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं, इमरान मसूद ने कहा है। तो हर अलायंस पार्टनर जब भी कांग्रेस के साथ जुड़ता है वो हमेशा बेइज्जत होता है। देखिए, कांग्रेस का अनुभव आपको तो ज्यादा नहीं है, उनको ज्यादा है। कुलदीप जी को, कुलदीप जी कांग्रेस के अनुभव के बारे में जरा जनता को थोड़ा जानकारी दीजिए। आपका कांग्रेस के साथ अनुभव कैसा रहा? आप तो जॉइंट कैंडिडेट भी थे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के। भाई अमीश भाई, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हारे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जितना चिल्ला के भी लोग बोल रहे थे, अगर इन्होंने इतना राम मंदिर में चिल्ला तो आप भी खूब रहे थे, तो चंदा चोरी रुक जाती। चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, चंदा चोरी से पीछे भाग जाएंगे कि चंदा चोरी पे इन्हें पता है कि चंदा चोरी में ये लोग शामिल हैं, इस चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस में बात करेंगे। कांग्रेस के साथ अलायंस हो रहा है कि बोलना भी नहीं चाह रहे? तो नहीं रहे हो, पहले मेरी वही तो बोलो ना, मेरी अब देखो दिखाने लग गए, मैं दिखाऊंगा फिर बोलेंगे। तो चंदा चोरी, अरे कोई ना दिखाए भाई, हमें नहीं देखेंगे, नीट पे बात नहीं करेंगे, चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, E20 पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, देश बर्बाद हो गया उस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात किस पे करेंगे? केवल जो इनको शूट करेगा हिंदू मुसलमान, उस पे बात करेंगे। और मैं इनसे पूछूंगा कि नरेश अग्रवाल जिनने भगवान का अपमान करने का काम किया, वो कौन सी पार्टी में? वो भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछूंगा इन्हें राम के अस्तित्व को नकारा, जीता राम मांझी, वो कौन सी पार्टी में? इनकी पार्टी में। उस पर इनकी भावना आयात नहीं होती है, उस पर तो कट्टर हिंदू बनते हैं। कांग्रेस से वाकई अलायंस होने वाला कुछ बोल ही नहीं। मैं पूछा कांग्रेस का अनुभव कैसा है? मैं तो आप तो बच रहे हैं, मतलब कुछ तो खेल है। चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों की कहानी एक जैसी है। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करती है, हम हिंदू मुसलमान राजनीति करते हैं। और फिर बता दूं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर लड़ने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का काम किया, रंगला पंजाब बनाने का काम। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने बोला कि आपके मुख्यमंत्री के लिए बोला कि इनका जो है वो जो शराब जो लिकर टेस्ट होता है वो टेस्ट कराना चाहिए। नहीं, डोप टेस्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एल्कोहल टेस्ट होना चाहिए, विधानसभा के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, उसके बाद टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि उस पार्टी के साथ आप अलायंस कर पाएंगे? मैंने आपको क्या बताया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक पार्टी की। जब आप काम से अलग है दोनों, जब आप काम से किसी को नहीं हरा पाओ तो बदनाम करना शुरू कर दो। भगवत मान की लोकप्रियता इतनी है कि कांग्रेस भाजपा अकेले सारे इकट्ठे हो जाए तो भी उनके बराबर, भगवत मान के बराबर पंजाब में लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के पहलू हैं और आप भगवंत मान का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम बहुत बड़ा है। बड़ी आसानी से अमीश भाई, भंडारी साहब यहाँ खड़े होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करने लगते और आपने सवाल पूछे, पर आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी और समझते भी हैं। मॉनसून सेशन पे मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी बुरी लगी मुझे। इन्होंने कहा पंजाब में अलायंस हो रहा है क्या? सुनिए ना, पंजाब में अलायंस हो रहा है क्या? सुनिए ना, इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र निर्माण की बात करें, इनका राष्ट्र निर्माण सुनो। बैंकॉक अरे चुप, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं प्रदीप भंडारी आपके बीच में नहीं बोली। राष्ट्र निर्माण सुनो, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया था इन्होंने 36,000 करोड़ का, एक बारिश में ढह गया। कुछ नहीं करा है। अरे सुनिए, अरे मुद्दा नहीं है देश का, झूठ बोलोगे तो है। राम के मंदिर के दर्शन अभी तक करने राहुल गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अमीश भाई ने चुप कराओ। गाली नहीं बाकी। अमीश भाई हाईजैक होने देंगे क्या? बोले। अरे सड़कें तो हाईजैक कर ली, अब डिबेट में मत करो ना। अरे चुप रहो, अरे जवाब दो ना प्रदीप भंडारी, एक्सपोज हो रहे हो। 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून हाईवे बनाया इन्होंने, वो भी बारिश में ढह गया। अब सुनो, इन्होंने महिलाओं की बात कर रहे हो। लो, तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारी आंख के नीचे पर्चा 18 महिलाएं राजस्थान में, 18 गर्भवती महिलाएं मर गई। उनके वो मरी है, उनकी डेथ हुई है और उनको और कई महिलाओं को किडनी का डायलिसिस कराना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। नहीं देखिए, वहां पर आपका मंत्री खींचकर इतने इनसेंसिटिव बयान देता है, कुछ कहने की बात नहीं है। नहीं, बी फेयर टू इट। वो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। वहां पर गर्भ वाली महिलाओं की डेथ हो रही है और आपका मंत्री वहां पर इतना इलॉजिकल बोलता है जितना कोई बोल नहीं सकता। उसको सैक करना चाहिए, आपको हटाना चाहिए तुरंत। कमाल की बात है।
एक मतलब वो कह रहा है, वो क्या बयान दे रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं होता और मरने की हालत में महिला यहां आ जाती है। कमाल की बात है, शेमफुल स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर। थैंक यू अमीश भाई, आपने राजस्थान की महिलाओं की आवाज उठाई। दूसरा, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे 700 करोड़ का घोटाला हो रहा है और ये कह रहा है राष्ट्र निर्माण चल रहा है। भैया इसकी जान चल रही है, जान जो चल हम रही है। बोले वो झूठ, तुम बोलो जो सच। वाह 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 वाह, जान चल रही है प्रदीप। मीठा वाला घप घप मत किया करो, नौटंकी मत किया करो। दूसरा, पर जांच चलिए, रेखा गुप्ता ने खुद जांच का ऑर्डर कराई है। तो यूपीए ने भी तो खुद ही जांच का ऑर्डर दिया था। विवेक, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी रहती है। संसद नहीं चलेगी अगर तोड़फोड़ करके यहां से लाके एमपी और वहां से लाके एमपी। आपका कौन सा तोड़ा है? आप अगर इनको सम्मान नहीं दोगे, जो हैं विपक्ष के लोग और हमारी पार्टियां तोड़ोगे और फिर कहोगे संसद चलने दो। एक सेकंड, नहीं चलने देंगे। विवेक नहीं चलने देंगे संसद। विवेक एक बात, आपके कितने आपके सांसद हैं, कितने सांसद आपके तोड़े गए हैं? एक सेकंड, आपके कितने सांसद तोड़े गए? के सांसद नहीं टूटते, टूटते नहीं है ही नहीं, तो टूटेंगे कहां से? अभी इन्होंने कहा संसद नहीं चलने देंगे। टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद चलाने में, और एक दिन का खर्चा कितना होता है? उस टैक्स पेयर के पैसे से एमपी खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, अरे ये नहीं डांट रहे हैं। आप जनता की आवाज नहीं दबा सकते। पहले पूरा प्रश्न सुनिए। हाँ। आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। मैं नहीं दबा रहा। और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा फैसले जनता करती है। ओके, बिल्कुल सही, बड़ी बात है। और आपको एक बात और बता दूं, आप तोड़-फोड़ से सहमत हैं? आप काम कर रहे हैं, आपको पहले बोलने की तमीज नहीं है। विवेक, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को मोदी क्या चीज है ये बोलने की तमीज है? क्या करता है विपक्ष? संसद नहीं चलने देता है, तुम्हारे बाप का पैसा खर्च हो रहा है। नहीं देखिए, अब अपनी बात, ओके, अब आपने बोला, अब ये टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। वो एक पैसे से एमपी खरीदे जा रहे हैं। चलनी चाहिए। और सारे पार्टियों में तोड़-फोड़ होगी, हम संसद नहीं चलने देंगे। कितना होता है संसद? ओके, संसद चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? आप माता जी, आप बोलिए ना कुछ। चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। आप चलनी चाहिए संसद, ठीक है, उसमें काम होना चाहिए। पार्लियामेंट चलनी चाहिए, भारत का सम्मान है पार्लियामेंट, लेकिन सांसदों को खरीद के नहीं चलनी चाहिए। ओके, खरीद के नहीं चलनी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, क्योंकि संसद में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महिलाओं को उनका अधिकार मिलने वाला है, जो पिछले 70 साल से नहीं मिला। क्या वो मिल जाएगा इस बार? यह बड़ा सवाल है। हर बार भटकाने अटकाने की कोशिश हुई, कभी कोई आया, कभी कुछ आया, लेकिन 2029 में नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि महिलाओं को संसद में लाना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।